एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं हम एक और चैप्टर अपना क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने स्टार्ट करी हुई थी, जिसमें हमने नेशनल इनकम कर लिया था, जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, थ्योरी पोर्शन अभी नहीं किया था। आज हम सबसे लास्ट चैप्टर कर रहे हैं, पीछे से स्टार्ट करेंगे। बीओपी, फॉरेन एक्सचेंज, गवर्नमेंट बजट, ऐसे हम स्टार्ट करेंगे, मतलब डेफिसिट डिमांड, एक्सेस डिमांड, क्योंकि ये छोटे वाले टॉपिक हैं। जैसे बीओपी बहुत छोटा टॉपिक है, फॉरेन एक्सचेंज छोटा टॉपिक है, लेकिन कन्फ्यूजन इन्हीं में सबसे ज़्यादा बच्चों को रहती है। और अब वन शॉट ही वीडियो आएगी आपकी, जैसे बीओपी है, एक ही इसी वीडियो में पूरा फिनिश करने वाले हैं हम। तो देखो स्टार्ट करते हैं। ये क्या होता है बीओपी? इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ईजी, एक बार समझ लो कि ये कैसे चलेगा। और कुछ टर्म्स अगर जो भी बच्चे आर्ट्स सेक्शन के, आर्ट्स स्ट्रीम के इसे देख रहे हैं, तो कुछ इसमें टर्म्स आएंगी बेटा, उसे ध्यान से समझना, क्योंकि कॉमर्स वालों को वो टर्म्स पता होती है, क्रेडिट डेबिट क्या है, बट आर्ट्स वालों के लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट होता है वो। तो देखो बेटा, बीओपी क्या होता है? फुल फॉर्म होती है इसकी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। एक तरह का ये अकाउंट होता है, स्टेटमेंट होती है, जिसका नाम होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ये क्या होता है? बीओपी इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। याद रखना वर्ड क्या है, अकाउंटिंग। क्यों वर्ड आया अकाउंटिंग? इसमें अकाउंट्स के रूल अप्लाई होंगे, कौन से होंगे अभी देखेंगे। डेट प्रोवाइड अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, जो एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखता है। सिस्टमेटिक क्यों रखता है? डेट वाइज वगैरह, अमाउंट वगैरह होता है। ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्या होती है अभी देखेंगे। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन भी बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल मीनिंग है कि एक फाइनेंशियल ईयर में या फिस्कल ईयर में हमारे देश के जो भी रेजिडेंट्स हैं, वो बाकी देश में, पूरी दुनिया में, मतलब उनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, उसको जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, उसको बोलते हैं बीओपी। दोबारा समझो बेटा, ऐसी एक स्टेटमेंट जिसमें हम ये चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं कि इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं, वो बाकी जितना भी वर्ल्ड है उनके साथ जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं। अब वर्ड आया था इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। तो देखो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होती है? इट रेफर्स टू दोज ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ टाइटल और ओनरशिप ऑफ गुड्स सर्विसेज। याद रखना, एक वर्ड आया है गुड्स, सर्विसेज, मनी एंड एसेट। ये चार चीजें याद रखनी है आपने, ये भी यूज होगी आगे। जब भी कोई ट्रांजैक्शन में ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है या टाइटल ट्रांसफर हो रहा है, ओनरशिप मतलब पूरा मालिक ही बन गया है वो, किन चीज़ों का? गुड्स, सर्विसेज, मनी या फिर कोई भी एसेट है। जब भी ये चारों चीज़ें ट्रांसफर होगी तो उस ट्रांजैक्शन को बोलते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन चार तरह की है। पहली है विजिबल आइटम की, सेकंड इनविजिबल, यूनिलेटरल, और लास्ट है हमारी कैपिटल ट्रांसफर। ये चारों देखते हैं क्या होती है। विजिबल आइटम वो जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं, जिसकी एग्जिस्टेंस है, जैसे गुड्स, जितने भी हमारे गुड्स वगैरह हैं उनकी ट्रांजैक्शन आती है विजिबल आइटम्स में। इनविजिबल में आती है हमारी सर्विसेज, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं, हम किसी भी सर्विस को टच नहीं कर सकते अपने बॉडी से। इसमें क्या आएगा? इंश्योरेंस, शिपिंग, बैंकिंग सर्विस। ये सर्विसेज अगर इंडिया के किसी रेजिडेंट या बाहर के लोगों से हो रही है तो वो आती है इनविजिबल आइटम में। नेक्स्ट है यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर मतलब एक तरफा, जैसे मैंने किसी को गिफ्ट दे दिया जो कोई इंडिया से बाहर रहता है, या इंडिया के बाहर से मेरा कोई दोस्त है, कोई ब्रदर है, उसने मुझे कोई गिफ्ट भेजा है, कुछ पैसा भेजा है, उसे कहते हैं वन वे ट्रांजैक्शन, क्योंकि मैं उसको बदले में कुछ नहीं दे रहा, सिर्फ उसने मुझे वो पैसा भेजा है। तो वो होती है यूनिलेटरल ट्रांसफर, एक तरफा ट्रांसफर। और इसका एक और नाम होता है अनरिक्वायर्ड ट्रांसफर, ये जरूरी नहीं है इकोनॉमी चलाने के लिए करनी पड़े। लास्ट है कैपिटल ट्रांसफर। इट इंक्लूड्स कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट। जितनी भी कैपिटल रिसिप्ट होती है और कैपिटल पेमेंट होती है। कैपिटल रिसिप्ट वो होती है जो बार बार नहीं होती, जैसे अगर मैंने बाहर के देश से लोन लिया तो बार बार नहीं लूँगा। और कैपिटल पेमेंट अगर मैंने किसी को पैसा वापस करा या कोई और पैसे वगैरह आए, अभी देखेंगे सारा डिटेल में, तो वो चीज़ें। तो ये चार चीज़ें आती है हमारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में। अब आगे एक आया वर्ड, देखो बीओपी। अब आगे एक वर्ड आएगा बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो उसको करते हैं स्टार्ट। तो देखो बच्चों, बीओटी स्टार्ट करने से पहले जो मैंने आपको अभी बैलेंस ऑफ ट्रेड बताया, कुछ बीओपी से रिलेटेड और बातें सीख रहे हैं हम। पहला क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी की। बीओपी का जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जो स्टेटमेंट बनाई जाती है, वो किस बेसिस पे बनाई जाती है? तो याद रखना, डबल एंट्री सिस्टम।
अब ये अकाउंट्स वाले तो, कॉमर्स वाले तो समझ गए होंगे डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं वो देखो बेटा, अकाउंटेंसी में ये माना जाता है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस में हो रही है तो उसके दो इफेक्ट होंगे, इसलिए वर्ड है डबल, कि एक चीज़ बढ़ रही है तो एक चीज़ कम हो रही होगी, तो उसी को कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। जो बीओपी अकाउंट होता है वो भी डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते वक्त। 1 मार्क्स के एमसीक्यू यहाँ से आएंगे अभी हम जितने भी टॉपिक करने वाले हैं। आगे देखो, बीओपी अकाउंट की दो साइड होती है। जो बीओपी की स्टेटमेंट बनती है वो ऐसे बनती है, आप लगा दो, दो साइड होती है बेसिकली। आप इतना याद रखो, एक होती है ये वाली साइड, एक होगी ये वाली। डीआर का मतलब है डेबिट, सीआर का मतलब है क्रेडिट। तो दो साइड होती है, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। तो क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं, जब भी इनफ्लो हो रहा है, पैसा आ रहा है, या फिर जब भी फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, हमारे देश की करेंसी छोड़ के बाकी जितनी भी करेंसीज है हमारे लिए वो फॉरेन एक्सचेंज है। तो वो कभी भी हमारे देश में आ रहा है, डॉलर आया, मैंने एक्सपोर्ट किया, कुछ सामान बेचा, तो मेरे पास पैसा आएगा, तो वो कहाँ पे लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में। और जब भी इसका उल्टा हो रहा है, हमारे देश से पैसा बाहर जा रहा है, फॉरेन करेंसी बाहर जा रही है, तो वो कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड में। बस इतना याद रखना, जब भी फायदा हो रहा है, पैसा आ रहा है क्रेडिट साइड में, जब भी जा रहा है डेबिट साइड में। और ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, आपने स्टॉक और फ्लो पढ़ा हुआ है पहले भी। फ्लो क्यों, क्योंकि ये पूरे साल में होने वाली ट्रांजैक्शन को देखता है, ना कि एक पर्टिकुलर डेट की। इसके बाद 3 तरह के बैलेंसेस होते हैं बीओपी में। पहला है बैलेंस्ड बीओपी, बैलेंस मतलब इक्वल। तो इक्वल कब आएगा, जब रिसिप्ट, जब हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आ रही है, रिसिप्ट जो हो रही है वो इक्वल है पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की, मतलब डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल आ रही है, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं बैलेंस्ड बीओपी। नेक्स्ट है सरप्लस बीओपी। सरप्लस मतलब प्रॉफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो ये कब होगा, जब रिसिप्ट जो है वो ज़्यादा है पेमेंट से, मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, उस सिचुएशन को बोलेंगे सरप्लस बीओपी। और उसी का अपोजिट डेफिशिट बीओपी, मतलब अब हमें नुकसान हो रहा है, हमारा पैसा जा बाहर रहा है, ज़्यादा बाहर जा रहा है और वहाँ से कम पैसा आ रहा है। रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर लेस देन द पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पे डेबिट साइड ज़्यादा होगी क्रेडिट से, और सरप्लस में क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है डेबिट से, और इसमें दोनों इक्वल होते हैं। याद रखना ये बात, एमसीक्यू में आ सकती है। अब ये हो गई कुछ बीओपी की बात है। अब स्टार्ट करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। देखो, अभी हमने देखा कि बीओपी में बहुत सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन 4 तरह की थी, विजिबल गुड्स, इनविजिबल गुड्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। तो बीओपी का ये एक पार्ट होता है जिसमें सिर्फ विजिबल आइटम्स रिकॉर्ड की जाती है। जैसे इसी को सब डिवाइड कर दिया ऐसे बॉक्स में बीओटी, जिसमें सिर्फ गुड्स वगैरह की बात की जाएगी, फिजिबल जो चीज़ें होंगी उनकी, तो उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। किस चीज़ का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, विजिबल आइटम्स का। विजिबल आइटम्स हमारी कौन सी है, जो गुड्स वगैरह होते हैं। अब देखो इसके आगे क्या लिखा है, अब इसमें भी बैलेंस होते हैं। बैलेंस मतलब कैसे निकालेंगे, अगर बीओटी निकालने के लिए पेपर में 1 मार्क्स का आ जाता है एमसीक्यू में, तो आपने एक्सपोर्ट्स लेने हैं गुड्स के, उसमें से इंपोर्ट माइनस कर देना है। आपको ऐसे दिया होगा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो आपने सिर्फ गुड्स वाला लेना है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट लेना है, उसको माइनस करना है, तो आपका बीओटी का बैलेंस आ जाएगा। इसके कुछ नाम भी होते हैं, एक होता है बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड और एक होता है ट्रेड बैलेंस, दोनों इसी के नाम है। अब देखो इसके भी बैलेंसेस है, जैसे इसमें थे 3 बैलेंसेस, तो इसके भी बैलेंसेस है। सरप्लस बीओटी, अब बीओपी की बात नहीं कर रहा, बीओटी की कर रहा हूँ। तो कब होगा, जब एक्सपोर्ट ज़्यादा है, किसका एक्सपोर्ट, गुड्स का इंपोर्ट से, गुड्स की बात करनी है और कोई चीज़ नहीं देखनी। और डेफिशिट कब होगा, जब इंपोर्ट ज़्यादा है गुड्स का एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। तो हमें यहाँ से एक बात पता चली कि जो बीओपी होता है वो बीओटी से ज़्यादा बड़ा होता है। बीओटी एक बीओपी का पार्ट है जो सिर्फ विजिबल आइटम को रिकॉर्ड करता है, और बीओपी सारी ट्रांजैक्शन देखता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, तो उसमें भी हमें पता चलेगा कि बीओपी कितना लार्ज होता है, बड़ा होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं आगे के टॉपिक कि बीओपी में और क्या क्या चीज़ें आएंगी, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं हमारे बीओपी के।
तो देखो बच्चों, अब क्या है कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी की, मतलब अगर बीओपी अकाउंट बनाया जा रहा है तो उसमें मेन क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो पहला कंपोनेंट्स है बेटा करंट अकाउंट। मतलब इसका ये है कि जब हमने बीओपी बनाया तो उसके दो हिस्से हैं, एक तरह से आप मान लो, एक है करंट अकाउंट और एक है कैपिटल अकाउंट। अब ये क्या होते हैं करंट और कैपिटल अकाउंट, ये सीखते हैं। देखो करंट अकाउंट क्या होता है, इट रेफर्स टू एन अकाउंट which records all the transaction relating to export and import of goods and services and unilateral transfer during a given period of time। अभी हमने चार चीजें पढ़ी थी, दोबारा से एक बार रिवाइज कर लो। विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल और कैपिटल ट्रांसफर। तो जो स्टार्टिंग की तीन चीजें थी, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम और यूनिलेटरल ट्रांसफर, जिस हिस्से में बीओपी के रिकॉर्ड की जाती है उसको बोलते हैं बेटा करंट अकाउंट। कौन कौन से आइटम है याद रखना। अब कैपिटल करंट अकाउंट है, उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, वही कंपोनेंट्स हैं जो अभी हमने बोला कि रिकॉर्ड करते हैं। एक तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब वो सीधी सी बात है कि अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो मतलब हमें फायदा हो रहा है, तो वो कौन सी साइड में रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड में। और अगर इंपोर्ट हो रहा है गुड्स का तो हमें नुकसान हो रहा है, तो वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा करंट अकाउंट के। सेकंड है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अगर हम सर्विस किसी को दे रहे हैं या सर्विस किसी से ले रहे हैं तो वो भी करंट अकाउंट के अंदर आता है। थर्ड यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन, ट्रांसफर ही हमने पढ़ लिया, गिफ्ट वगैरह। गिफ्ट हमें मिल रहा है तो क्रेडिट साइड में, हमारे यहाँ से जा रहा है तो डेबिट साइड में। अब लास्ट एक और है इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अब ये क्या चीज़ होती है, अगर मैंने बाहर के देश में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है और वहाँ से मुझे कोई इनकम आ रही है, रेंट मिला, इंटरेस्ट मिला, तो वो सारी चीज़ें भी किस में रिकॉर्ड होती है बेटा, करंट अकाउंट में। अगर हमें मिल रहा है तो क्रेडिट साइड में आएगा और अगर हम पे कर रहे हैं तो डेबिट साइड में आएगा। तो ये चार चीज़ें रिकॉर्ड होती है करंट अकाउंट में। और इसके भी बैलेंसेस होते हैं, वो मैंने अब अलग से नहीं लिखे। सरप्लस बैलेंस तब होगा जब क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है। और डेफिशिएट कब होगा, जब डेबिट साइड ज़्यादा और क्रेडिट साइड कम है। एक तो हो गया करंट अकाउंट कंपोनेंट्स का, और एक होता है कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट ही सबसे ज़्यादा मेन है, कंफ्यूजिंग है। इसके जो कंपोनेंट्स है वो बहुत डिटेल में है। तो देखो कैपिटल अकाउंट क्या होता है, एक ऐसा अकाउंट, इट रिकॉर्ड्स ऑल दोज ट्रांजैक्शन विच कोज अ चेंज इन द एसेट्स। ध्यान से सुनना, या तो एसेट्स में चेंज आ रहा है या फिर लायबिलिटी में चेंज आ रहा है, किसकी, ऑफ द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, या वो हमारे देश का व्यक्ति या कोई, या फिर गवर्नमेंट, या फिर वो ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट कर रही है। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन भी यहाँ रिकॉर्ड होने वाली है। अब इसके अंदर चार चीज़ें आएंगी, मतलब तीन चीज़ें आएंगी मेन, कि कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, कौन कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड होगी। और एक बात और याद रखना, कैपिटल अकाउंट जो होता है उसको गवर्नमेंट यूज़ करती है किस चीज़ के लिए, फाइनेंस करने के लिए डेफिशिएट इन करंट अकाउंट। देखो बेसिकली होता क्या है, जो करंट अकाउंट की चीज़ें होती है वो प्राइवेट सेक्टर लोग ज़्यादा करते हैं, कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो रहा है, सर्विसेज दी जा रही है, ट्रांसफ़र वगैरह हो रहा है। तो जब करंट अकाउंट में डेफिशिएट आ जाता है या सरप्लस आ जाता है तो गवर्नमेंट चाहती है कि ये बीओपी का जो अकाउंट है हमेशा बैलेंस रहे। तो करंट अकाउंट को अब गवर्नमेंट तो छेड़ेगी नहीं, जान के गवर्नमेंट थोड़ी ना गुड्स बेचने लग जाएगी, एक्सपोर्ट करने लग जाएगी किसी चीज़ के। गवर्नमेंट थोड़ी ना बिजनेस कर रही है या कोई सर्विसेज देगी या किसी को गिफ्ट देगी, ये तो होगा नहीं। तो गवर्नमेंट कैपिटल अकाउंट की जो अभी हम कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे, जो मोस्टली गवर्नमेंट करती है उसका यूज़ करेगी, कि जो करंट अकाउंट का या तो डेफिशिएट आ रहा है उसको सही करने के लिए, या फिर जो सरप्लस आ रहा है उसे यूज़ करने के लिए। और क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि बीओपी हमेशा हमारा बैलेंस में रहे। अब क्या क्या चीज़ें आती है कैपिटल अकाउंट में, अभी हम इसका नाम पढ़ रहे हैं, फिर पूरा डिटेल में पढ़ते हैं अभी इसे क्या है। एक है बोरोविंग्स एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, सेकेंड है इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, और लास्ट है चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। तो अब इन तीनों को करते हैं बिल्कुल डिटेल में कि क्या क्या इसके अंदर आता है। तो देखो बच्चों, अब क्या है हमारे जो कैपिटल के अकाउंट के कंपोनेंट्स है उसकी डिटेल में भी मैंने आपको बोला था पढ़ेंगे। तो देखो क्या है, पहला था हमारा बोरोविंग्स एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। बोरोविंग्स पता है कि अगर हम लोन ले रहे हैं, और लैंडिंग मतलब हम किसी को पैसा दे रहे हैं। तो पहले इसमें क्या लिखा है, ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू बोरोविंग्स फ्रॉम अब्रॉड। मतलब सीधी बात है कि हम, याद रखना सिंपल रूल,
अगर हमारे पास पैसा आ रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखना है, पैसा जा रहा है तो डेबिट साइड में लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बोरविंग्स फ्रॉम, तो हम पैसा ले रहे हैं तो हमारी इकोनॉमी में पैसा आ रहा है। और मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे इकोनॉमी, अभी समझाऊंगा कि वर्ड इकोनॉमी को यूज किया है। रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में पैसा आया है तो कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट साइड में। अब इसी का अपोजिट, ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग ऑफ लेंडिंग टू अब्रॉड, अब हम पैसा दे रहे हैं किसी को, बाहर के देश को पैसा दे रहे हैं तो हमारी इकोनॉमी से पैसा कम हो गया, चला गया, किसी और को दे दिया, तो वो कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड में, नेगेटिव साइड में आएगा कैपिटल अकाउंट के। ऐसे ही सेकेंड है बेटा इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन इंडिया रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड। अगर बाहर के जो मतलब दुनिया के जितने भी बाकी देश है वो हमारे इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारी इकोनॉमी में पैसा आ रहा है, तो उसको आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट साइड में, क्योंकि पैसा आ रहा है। और यही अगर कोई इंडियन पर्सन बाहर के देश में पैसा इन्वेस्ट करेगा तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि तब हमारा पैसा बाहर जा रहा होगा। इन्वेस्टमेंट बाय द इंडियन रेजिडेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि इंडिया के किसी सिटीजन ने बाहर के देश में पैसा इन्वेस्ट किया तो वो कहाँ रिकॉर्ड करना है, डेबिट साइड में। याद रखना है, इसका एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक्स आता है पूरा पेपर में। अब देखो इन्वेस्टमेंट दो तरीके से होती है, एक होती है एफडीआई और एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये आपने अपने इंडियन डेवलपमेंट में भी पढ़ा है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी देख लो, क्योंकि एमसीक्यू में ये भी आने के चांस है। एफडीआई होता है इट रेफर्स टू परचेज ऑफ एन एसेट सच दैट इट गिव्स डायरेक्ट कंट्रोल टू द परचेज ओवर द एसेट्स, जहां पे जब आपका किसी एसेट के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल आ गया, मतलब किसी अमेरिका के बंदे ने, अमेरिकन कंपनी ने इंडिया में पूरी की पूरी लैंड खरीद ली, पूरी की पूरी कंपनी खरीद ली, पूरी एक फैक्ट्री खरीद ली, उसको बोलते हैं एफडीआई। और दूसरी तरफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इट रेफर्स टू द परचेज ऑफ एन एसेट सच दैट इट डज नॉट गिव एनी डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द एसेट। अब मान लो अमेरिका की किसी कंपनी ने या किसी देश की भी कंपनी ने हमारे देश की कंपनी के शेयर्स खरीदे, जैसे फेसबुक ने रिलायंस के शेयर खरीद लिए या जियो के शेयर खरीद लिए, या कोई भी किसी बाहर की कंपनी है उन्होंने हमारे इंडियन कंपनी के शेयर खरीदे, तो क्या उन्होंने पूरी इंडियन कंपनी खरीद ली, नहीं, उन्होंने सिर्फ शेयर खरीदे हैं। वो सिर्फ थोड़ा बहुत वहाँ पे डिसीजन अपना दे सकते हैं, पर पूरी तरह उस एसेट को, उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वो होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे पूरा कंट्रोल नहीं आता हमारे हाथ में। और एफडीआई होता है जब पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में आ चुका है, हम उस एसेट का जो मर्जी करें, जैसे मर्जी उसको यूज़ करें, वो होता है एफडीआई। और थर्ड आता है कैपिटल अकाउंट में चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। यहाँ पे लिख लो आप खतरा, इसी में सबसे ज़्यादा गलती करते हैं बच्चे, क्योंकि उनको जो इसमें लाइन गिवन है बुक्स में वो समझ नहीं आती। देखो क्या है, एनी विड्रॉल फ्रॉम द रिजर्व इज रिकॉर्डेड ऑन द पॉजिटिव साइड, मतलब क्रेडिट साइड, एंड एनी एडिशन टू दिस रिजर्व इज कॉल्ड ऑन द नेगेटिव साइड, मतलब डेबिट साइड। अब बच्चे हैं कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने बोला था कि जब भी पैसा आएगा तो क्रेडिट साइड में लिखना है, जब भी पैसा जाएगा तो डेबिट साइड में लिखना है, लेकिन जब यहाँ वर्ड विड्रॉल आ रहा है, मतलब पैसा निकाल रहे हैं, तो आप क्रेडिट साइड में क्यों लिख रहे हो। तो अभी मैंने आपको बोला था कि मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ इकोनॉमी, और दूसरा वर्ड है रिजर्व। तो एक बात बताओ, ये रिजर्व वो है जो आरबीआई के पास पड़ा है मेरा, आरबीआई हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को देखता है, और इकोनॉमी पूरी इंडिया की इकोनॉमी की बात की जा रही है। तो अगर एनी विड्रॉल फ्रॉम रिजर्व, रिजर्व से विड्रॉल करके इकोनॉमी में पैसा आ रहा है, तो इकोनॉमी के अंदर तो पैसा आ रहा है ना, इसलिए मैंने बोला था आपने देखना है इकोनॉमी वर्ड क्या यूज कहाँ किया जा रहा है। तो हमें इससे मतलब नहीं है कि रिजर्व में पैसा कम हो गया, हमें मतलब है इकोनॉमी में पैसा आ रहा है या जा रहा है। तो विड्रॉल कहाँ से हुआ है, रिजर्व में, तो वो कहाँ पे लगा है पैसा, इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी के लिए तो पैसा आया है, इसलिए जब विड्रॉल होगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और आगे लाइन है कि अगर रिजर्व में एडिशन हो रहा है, मतलब मैंने इकोनॉमी से पैसा निकाल के रिजर्व में डाल दिया, इकोनॉमी में एक्स्ट्रा पैसा पड़ा था, मैंने उसे निकाल के कहाँ कर दिया, रिजर्व के अंदर डाल दिया, तो इकोनॉमी से पैसा चला गया है, इसलिए हम उसे डेबिट साइड में लिख रहे हैं।
इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं बच्चे। तो हमें इकोनॉमी से मतलब है, रिजर्व से मतलब नहीं है, ये बात याद रखना। अब देखो सारा ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर हो चुका है, सिर्फ एक जो लास्ट टॉपिक है इसमें ऑटोनोमस और एक और आपके आइटम्स होती है अकोमोडेटिंग, वो करते हैं लास्ट टॉपिक हमारा, फिर ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। देखो बच्चों अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक जो है ऑटोनोमस इन आइटम्स और अकोमोडेटिंग आइटम, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी इजी पेपर बनता है तो इसके बीच में डिफरेंस दे देता है आपको सीबीएसई बोर्ड के पेपर में, या फिर आपका वो ये एमसीक्यू में यूज होने वाला है, या फिर फिलिंडम ब्लैंक्स में। तो देखो बेटा पहला क्या है, ऑटोनोमस आइटम्स। आइटम्स का मतलब है ट्रांजैक्शन की बात की जा रही है कि ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन कौन सी होती है। इट रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन which take place due to some economic motive such as profit maximization। अभी हमने इतनी सारी ट्रांजैक्शन देखी, जैसे जो विजिबल आइटम्स की थी, गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सर्विस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यूनिलेटरल ट्रांसफर, या अभी जो बोरोइंग्स लैंडिंग जो भी देखा, ये सारी एक तरह की ट्रांजैक्शन है। तो बेटा ऐसी ट्रांजैक्शन जो प्रॉफिट कमाने के लिए, जिसका मेरा एम मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं प्रॉफिट कमा पाऊँ, वो जब उसका मोटिव है तो उन्हें बोलते हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। और ये जो हम करते हैं मतलब इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। इट टेक प्लेस ऑन बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में 3 थी हमारी, तो अगर मैं उनके ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ प्रॉफिट कमाने के बेसिस पे, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन है। कैपिटल अकाउंट में अगर मैं किसी को पैसा दे रहा हूँ, बाहर के देश में पैसा दे रहा हूँ, लैंडिंग कर रहा हूँ, और मेरा एम ये है कि मेरे को पैसा कमाना, अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो किस में आएगी, ऑटोनोमस में। ऐसा ही अगर कोई बाहर का आदमी मेरे साथ कर रहा है, मेरे को लोन दे रहा है, या मैं एफडीआई कर रहा हूँ, वहां से एफडीआई आ रही है और पर्पस प्रॉफिट कमाना है, याद रखना, तो वो किस में आएगी, ऑटोनोमस आइटम्स में। और ये दोनों में होती है, करंट अकाउंट में भी हो सकती है, कैपिटल में भी हो सकती है। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेट ऑफ बीओपी का मतलब है जो हमने 3 बैलेंसेस पढ़े थे कि सरप्लस बीओपी, डेफिशिएंट बीओपी, बैलेंस बीओपी, वो तो ये वाली जो ट्रांजैक्शन होती है उसको, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसी ट्रांजैक्शन को कि बीओपी का स्टेट क्या है। अगर मेरा बीओपी देश का, इंडिया का डेफिशिएंट में है, तो मैं अपना एक्सपोर्ट छोड़ना बंद कर दूंगा, मैं अपना नुकसान थोड़ा करूंगा, या इंपोर्ट करना बंद नहीं करूंगा। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस को कोई फर्क नहीं पड़ता बीओपी के स्टेट से, और इनको अबव द लाइन आइटम्स भी बोला जाता है, क्योंकि जब हम बीओपी बनाते हैं तो ये पहले रिकॉर्ड की जाती है एज कंपेयर टू एकोमोडेटिंग आइटम, तो इसलिए अबव द लाइन इनको बोला जाता है। वहीं दूसरी तरफ है एकोमोडेटिंग आइटम्स। अब ये ट्रांजैक्शन ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जो मोस्टली गवर्नमेंट करती है, और ये उनको इसलिए करना पड़ता है कि अगर मेरा बीओपी डेफिशिएट में है तो वो बैलेंस हो जाए, अगर सरप्लस में है तो भी बैलेंस हो जाए। तो उसको बैलेंस करने के लिए बीओपी के स्टेट को जो ट्रांजैक्शन की जाती है उसे कहते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। देखो क्या, इट रेफर्स टू ट्रांजैक्शन दैट आर अंडरटेकन टू कवर डेफिशिएट और सरप्लस इन एकोमोडेट ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। जो मैंने ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन की उसमें अगर कोई डेफिशिएट हो गया, जैसे एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गया, इंपोर्ट कम हो गया, तो बीओटी आ रहा होगा आपका डेफिशिएट में, तो उनको कवर करने के लिए मुझे ज़बरदस्ती गवर्नमेंट को ट्रांजैक्शन कई बार करनी पड़ती है, उसे बोलते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। अब ये सिर्फ मोस्टली कैपिटल अकाउंट से होती है, क्योंकि गवर्नमेंट कोई गुड्स एक्सपोर्ट नहीं करने लग जाएगी या इंपोर्ट नहीं करने लग जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट बीओपी को बैलेंस करने के लिए कैपिटल अकाउंट का यूज़ करेगी। वहाँ से या तो लोन ले लेगी, या वहाँ लोन दे देगी, या वहाँ पे एफडीआई कर देगी। और इनको बिलो द लाइन आइटम्स बोला जाता है, क्योंकि ये इसके बाद रिकॉर्ड की जाती है अकाउंट में, और ये डिपेंडेंट होती है किस पे, बीओपी के स्टेट में। अगर बीओपी सरप्लस में है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन की जाएगी, डेफिशिएट में है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन को करना पड़ेगा। तो ये था बच्चों हमारा टॉपिक आज का, जो हमने बीओपी डिस्कस किया एक ही वीडियो में। ऐसे ही अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। दोनों एक ही यूनिट के हैं, दोनों छोटे छोटे टॉपिक हैं, बट दोनों ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक बड़ा क्वेश्चन आने वाला है दोनों में से, और 1-2 आपके एमसीक्यू यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये वीडियो शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कंटिन्यूस अपनी तैयारी में लगे रहो। थैंक यू एवरीवन।